गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट आप सभी लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। आप जिस भी ग्रुप में हैं आप सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और जो आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्टेट टीजीटी म्यूजिक पेपर 2024 का शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो हम उस पर आंसर की का एनालिसिस करेंगे कि कौन सा प्रश्न गलत है कौन सा प्रश्न सही है, उस पे जो है कि हम बात करेंगे और कैसे आपको क्लेम करना है ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट आप सभी लोग जो है क्लास ज्वाइन करें। फटाफट जिस भी ग्रुप में है आप लोग ज्वाइन कीजिए सभी लोग। इसमें जो है कि कुछ आज ये सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास ओपन रखा गया है कि जिससे सभी लोग जुड़ें और जो है कि इस पेपर को देख सकें। चलिए फटाफट आप सभी लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज क्लियर और स्पष्ट है। तो शिफ्ट 1 का हम पेपर करेंगे, ठीक है, शिफ्ट 1 का। तो आप सभी लोग अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेलिंग पर हम बात नहीं करेंगे इस पे, ठीक है। और जो भी लोग हैं सभी लोग क्लास ज्वाइन करें फटाफट। जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग एक बार जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट है, आप लोग जो है कि क्लास को ज्वाइन करें। तो ये जो आज आंसर की आई हुई है बिहार स्टेट की म्यूजिक पेपर, क्योंकि हमारे पास शिफ्ट 1 का है, अभी शिफ्ट 2 का भी पेपर हम लेके उसको हम कल सुबह 10 बजे हम जो है कि उसका रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल शिफ्ट 1 का करेंगे, एक एक पेपर का हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो कल भी इसी तरीके से सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए एक चीज आप लोगों को बता दें कि जो हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, ये हमारा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी म्यूजिक प्रैक्टिस सेट है 2024 का। इसमें जो कि 4 सेट दिया गया है, एवरी सेट 80 क्वेश्चन का है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और एससीईआरटी म्यूजिक। केवल ऑनलाइन आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं इसको और मात्र 99 रुपए में। चलिए विलंब न करते हुए, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको आपको कराना है, बताना है आपको, और उसमें यह भी हमें बताना है कि, और लास्ट में ये बताइए कितने कितने प्रश्न आप लोगों के सही है। जो बिहार स्टेट का बैच, जो बिहार स्टेट दिए हुए हैं जो विद्यार्थी, वो लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन शो हुआ आप लोगों को। देखिए आंसर जो दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना आंसर देंगे। एक बार सभी लोग जो है कि अमित, ऋषभ, आप सभी लोग एक बार जो भी ग्रुप है उसमें बोल दीजिए कि सभी लोग जो है कि क्लास ज्वाइन कर लें, जिससे हम ये प्रश्न जो है कि आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं? देखिए चलिए इस पे हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और 15 सेकंड देंगे, उस पर भी आप लोग जवाब दीजिए। वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है और नियमित तथा स्थिर आंदोलन संख्या वाली होती है, क्या कहलाती है उसे? तो देखिए ऑप्शन में श्रुति, स्वर, नाद, सप्तक क्या कहलाता है? आप लोग इस पर भी जवाब आप लोग देते चलिए और उसके बाद हम जवाब देंगे आप सभी के प्रश्नों का। बोल्ड किया जाए और बोल्ड। देखो ये पेपर है, ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका नाद। ठीक है, क्या कहलाता है वो आपका नाद कहलाता है। ठीक है, कि देखिए क्या होता है कि जो नियमित ध्वनि होती है आपकी, नहीं वो नहीं होता, श्रुति नहीं होगा, स्वर नहीं होगा आपका, क्योंकि नाद के बाद ही तो आपका श्रुति आता है। तो इसमें सबसे मुख्य जो माना जाएगा वो नाद माना जाएगा। ठीक है, वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है, नियमित स्थिर आंदोलन संख्या होती है। नाद में क्या होता है? एक नियमित नाद का मतलब है कि जो आपको मधुर सुनाई दे, जो आपको जो ध्वनिया जो है आपको कानों को कर्णप्रिय लगे। ठीक है, वही तो आपके जो है मधुर ध्वनि है। क्लियर? तो आप जो उसका क्या हो जाएगा? नाद हो जाएगा। तो ये बीपीएससी, आप देखिए ये पेपर जो भी है, पेपर बहुत अच्छा बनाया गया है और ये आपको बीपीएससी से भी रिलेट करेगा, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट, स्वर भी होता फिर। देखो स्वर को, देखो स्वर में आपका नियमित और अनियमित, जैसे अनियमित होता है आपका विकृत स्वर आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका नाद स्वर से पहले आता है, ठीक है, नाद जो होता है वो स्वर से पहले आता है, तो इसलिए हम नाद के साथ जाएंगे, न कि आपका स्वर और श्रुति। श्रुति के बाद आपका स्वर आता है तीसरा। अगर हम इसका सीक्वेंस की बात करें तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाता है, अगर हम बात करें तो देखिए, पहले आपका ध्वनि हो जाता है, ध्वनि, फिर आपका ध्वनि से आपका नाद हो जाता है, नाद से आपका क्या हो जाता है, श्रुति हो जाता है, श्रुति से आपका स्वर हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप यही लगाओगे, क्योंकि आपका जो स्वर अगर दिया है, स्वर, नाद, श्रुति, स्वर, ठीक है, तो श्रुति भी आपका, देखो श्रुति आपकी वायु श्रुतियां होती है, तो वायु श्रुतियां क्या होती हैं कि वो एक एक के बाद एक आती हैं, तो वो उनका जो है कि स्वर जिस पर स्थापित होता है, ठीक है, वो आपका नियमित होता है, ठीक है। तो यहां पर आप इसका राइट आंसर नाद के साथ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा, एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी होती है, 20, 24, 22, 23। अब इसका देखिए जो राइट आंसर है वो आपका 22 होगा। 22 श्रुतियां होती एक सप्तक में, जो 7 स्वर होते हैं। एक सप्तक मतलब एक सप्तक में आपके 7 स्वर होते हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा कि 22 श्रुति हो जाएगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक सप्तक में शुद्ध स्वरों की संख्या। अब यहां पे देखिए शुद्ध स्वरों की संख्या पूछा जा रहा है कि एक सप्तक में कितना होता है आपका, 5, 6, 7, 8 कितने होते हैं, कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए देखिए, एक सप्तक में जो स्वरों की संख्या होती है वो आपके होती है 7 स्वर होते हैं। शुद्ध स्वर यहां पे पूछा जा रहा है। अगर यहीं पे आपको पूछ लेता कुल कितने होते हैं, कुल स्वर, तो कुल स्वर आपके हो जाएंगे 12, ठीक है। अगर यहां पे विकृत स्वर पूछ लेता, तो विकृत स्वर अगर पूछ लेता तो 5, और शुद्ध स्वर पूछा ही है तो शुद्ध स्वर एक सप्तक में 7 होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में दो वस्तुओं के स्पर्शाघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं, कौन सा नाद होता है। विकल्प आपके सामने है, आहत, अनाहत, श्रुति, आश्रित नाद। कौन सा नाद होगा वो जो है कि दो सामान्य वस्तुओं को आपस स्पर्शाघात करके उत्पन्न किया जाता है। स्पर्शाघात का मतलब क्या होता है, आघात के माध्यम से या घर्षण के माध्यम से, ठीक है। शब्द बड़े अच्छे यूज किए गए हैं इस बिहार स्टेट में, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए नेक्स्ट, वो लगा था उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़िए, करेक्ट आंसर देखिए जो मैं बता रहा हूं, ये इसका राइट आंसर आहत नाद होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, आहत नाद होगा, जो सामान्य स्थिति में स्पर्शाघात से जो नाद उत्पन्न होता है। स्पर्शाघात का मतलब होता है आघात के माध्यम से जो नाद उत्पन्न होता है उसे हम स्पर्शानाद कहते हैं, ठीक है। क्लियर। सीमा, कंचन, सुजीता, अंजलि और ऋषभ, प्रीति, एकता, अमित, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है, यहां पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर 22 श्रुति होगा, क्योंकि आप पीछे हमने आपको बता चुके हैं, ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। यहां पे पूछा जा रहा है कि एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी टोटल 22 है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक प्रश्न, मूर्छना के कितने प्रकार हैं, मूर्छना के कितने प्रकार है, 4, 5, 6, 7। चलिए बताइए भाई कितने प्रकार की मूर्छना होती है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए फटाफट आप लोग बोलिए। देखिए मूर्छना के प्रकार पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मूर्छना के जो प्रकार हैं वो आपके 4 प्रकार का मूर्छना होता है। कौन कौन सा, देखिए भारत के अकॉर्डिंग आपका अगर देखिए तो कौन कौन सा होगा, या सारंग देव, पूर्णा, ये दूसरा जो पूर्णा, शाड़व, औरव, और चौथा जो है साधारणी।
ये 4 प्रकार की मूर्छना की बात, इस 4 प्रकार की मूर्छना की बात कही जा रही है। ठीक है, अगर यहां पे हम शारंगदेव के अकॉर्डिंग करें, शुद्धा, अंतर काकली, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता, ये 4 प्रकार का हो जाता है। विकृत स्वरों के आधार पर जो है मूर्छनाओं के शारंगदेव ने 4 प्रकार बताए हैं। अगर ये भी प्रश्न पूछेगा शारंगदेव या भरत के अनुसार तो 4 ही बताओगे। कोई भी विद्वान के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो आपका 4 ही प्रकार की मूर्छना के भेद आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तरायता क्या है? उत्तरायता आपको बताना है। उत्तरायता क्या है? गमक, मूर्छना, ताल, प्राण, गति, गीति क्या है? किससे संबंध रखता है आपका ये उत्तरायता? चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका मूर्छना है। उत्तरायता क्या है भैया? मूर्छना है। ठीक है, ये आपका मूर्छना है। आपने और किस ग्राम की मूर्छना है जरा कमेंट में बताइए। ये आपका 6 ग्राम की मूर्छना है। किस ग्राम की? 6 ग्राम की मूर्छना है। ठीक है, गमक कितने होते हैं? संगीत रत्नाकर में 15 गमक कहा गया है। ताल के कितने प्रकार? ताल के 10 प्राण होते हैं। और गीति कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू शारंगदेव के अनुसार 5 गीति। किसके आधार पे? शारंगदेव। और अगर मतंग के अनुसार अगर देखा जाए, मतंग के अनुसार कितनी गीति होती है भाई? मतंग के अनुसार जो होती है वो आपकी 7 गीतियां होती हैं। 7 गीतियां कौन कौन सी? शुद्धा भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा, विभाषा, ये 7 गीतियां होती हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मतंग। और भरत ने जो है 5 गीति बताई है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 श्रुति के स्वर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ऋषभ, मध्यम, गांधार, धैवत। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का 2 आपका क्या हो जाएगा? गांधार। ठीक है, ये अब ऋषभ कितने श्रुति का होता है? 3 श्रुति का। मध्यम कितने श्रुति का? 4। गांधार आपका 2 श्रुति का। और निषाद भी आपका 2 श्रुति का स्वर होता है। ठीक है, धैवत आपका कितने श्रुति का होता है? 3। और 4 श्रुति के और कौन कौन से स्वर होते हैं? षडज और पंचम। ठीक है, ये 7 स्वर आपके सामने हो गए कि किस स्वर की कितनी कितनी श्रुतियां हैं वो यहां पे बता दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका कि 2 श्रुति का निम्न में से कौन सा स्वर है वो आपका गांधार है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? ऊपर ये प्रश्न आ चुका है, तीसरी बार रिपीटेड है। अगर ये जो है कि किसी ने गलत किया होगा 3 बार तो बहुत बड़ा मूर्ख आदमी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 22 होगा। तो ये तीनों जवाब सही होने चाहिए सबका। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था में षड्ज स्वर कौन सी श्रुति पर अवस्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सी श्रुति पर स्थापित है? ये अवस्थित का मतलब है यहां पे स्थापित से। ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका प्रथम श्रुति पर आपका जो है स्थापित है। प्रथम श्रुति कौन सी है? प्रथम श्रुति का नाम बताइए। तीव्रा पर। आधुनिक काल में षड्ज स्वर किस पर स्थापित है? तीव्रा पर। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि प्राचीन काल में स्वर अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित होता है और आधुनिक काल में स्वर अपने प्रथम श्रुति पर स्थापित होता है, तीव्रा पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से थाट की विशेषता को चुने। थाट गाया जाता है, थाट से राग की उत्पत्ति होती है, थाट में रंजकता होनी चाहिए, थाट में जो है कि आरोह अवरोह होता है, दोनों आवश्यक है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा ये बताइए कि थाट की विशेषता क्या है? थाट गाया जाता है, थाट से उत्पन्न रागों की उत्पत्ति होती है, थाट में रंजकता होनी चाहिए, थाट में आरोह अवरोह दोनों होने चाहिए। बताइए, मध्यकाल में भी अंतिम श्रुति पर स्थापित होता है स्वर, मध्यकाल प्राचीन काल दोनों कालों में। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, वेरी गुड। इसमें जो होगा आपका थाट से राग की
उत्पत्ति होती है। अब देखिए कुछ लोग इसमें से कंफ्यूज होंगे और वो ये भी लगा के आएंगे कि थाट में आरोह अवरोह दोनों हो, दोनों आवश्यक हैं। कुछ लोग ये भी लगा के आएंगे, क्यों? उनको ये नहीं पता कि थाट केवल आरोही क्रम में होता है, अवरोही क्रम थाट का नहीं होता है। ठीक है, और थाट से क्या होती है? राग की उत्पत्ति होती है। क्लियर? तो कभी भी थाट में आरोह अवरोह दोनों नहीं होता, केवल एक ही होगा, आरोह है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, राग रागनी वर्गीकरण के कितने प्रमुख मत हैं? आपको यह बताना है कि कितने प्रमुख मत जो है राग रागनी वर्गीकरण के हैं। तो इसके जो है कि 4 मत हो जाते हैं। कौन कौन से मत हैं भैया, किसी को पता है? 4 मत कौन कौन से होते हैं, बताएंगे आप लोग? चारों मत का नाम, चारों मत का नाम किसी को पता है? बताइए। यह भी प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 मत कौन कौन से हैं? देखिए, कल्लीनाथ मत, कल्लीनाथ मत, शिव मत, भरत मत और हनुमत मत। हनुमत मत, ये आपके चार मत यही हैं। क्लियर? यही चारों मत आपके हैं, कल्लीनाथ, शिवमत, भरत मत, हनुमत मत। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तीव्र स्वर है, कौन सा तीव्र स्वर है? इसे आपको देखना था। इसमें देखिए, ये आपका जो तीव्र मध्यम है, ये आपका तीव्र मध्यम, यही आपका तीव्र स्वर है। नेक्स्ट, थाटों के अंतर्गत स्वरों के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार राग की कितनी जातियां हैं? 7, 2, 3, 4। बताइए, इसकी जो थाटों के अंतर्गत स्वरों के प्रकृति के आधार पर आपके क्रम व्यवस्था के अनुसार रागों की कितनी जातियां हैं, यह बताना है आपको। चलिए बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका 3 जाति होगी। कौन कौन से? पहला आपका संपूर्ण, दूसरा आपका षाढ़व, तीसरा आपका औरव। ये 3 जातियां आपकी थाट के अंतर्गत स्वरों के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार रखी गई हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया? सबसे पहले ग्राम राग वर्गीकरण नाट्यशास्त्र, बृहददेशी, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण। समय प्रारंभ हो चुका है। चलिए बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया है, आपको यह बताना है। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका बृहददेशी है। बृहददेशी में आपका जो है कि ग्राम राग वर्गीकरण मिलता है। ठीक है, सबसे पहला। चलिए, इन तीनों ग्रंथों का संगीत नाट्यशास्त्र भरत ने लिखा है, बृहददेशी जो है कि मतंग ने लिखा है, संगीत रत्नाकर जो है शारंगदेव ने, संगीत दर्पण किसने लिखा है? संगीत दर्पण दामोदर कृत संगीत दर्पण है। चलिए नेक्स्ट, जिस प्रकार आधुनिक काल में थाट प्रचलित है उसी प्रकार मध्यकाल में क्या नाम प्रचलित था? स्वर, ध्वनि, राग, मेल। चलिए बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सीमा, सुजीता, आरती, कंचन। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका मेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेल। ठीक है, मेल। क्लियर? तो मध्यकाल में उसको हम क्या कहते थे? मेल कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के महान विद्वान वेंकटमखी जी ने कितने मेल सिद्ध किए हैं? इन्होंने वेंकटमखी के मेल कितने भैया? ये पढ़ाया गया है आप लोगों को, ये बताया गया है।
बृहद देशी में अमित ग्राम राग का वर्णन मिलता है, ग्राम राग वहां पे बताया गया है, वहीं से देशी का उल्लेख शुरू हो जाता है, देशी वहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आपका 72 मेल, 72 मेल किसके हैं? वेंकटमखी, वेंकटमखी कृत जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? वेंकटमखी कृत ग्रंथ का क्या नाम है भाई? चलिए वेंकटमखी कृत ग्रंथ का नाम बताइए, कौन सा ग्रंथ है? फटाफट बताइए, वेंकटमखी कृत ग्रंथ का क्या नाम है? कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था जिसमें 72 मेलों के? वेरी गुड, चतुर्दंड प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ में जो है इन्होंने 72 मेलों की रचना की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रागों को मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक राग अगर मिश्रित कर दिए जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। संकीर्ण, छायालक, शुद्ध, बहु राग, तो इसका हो जाएगा संकीर्ण राग। दो या दो से अधिक अगर राग हैं तो आपका क्या बन जाएगा? संकीर्ण राग। ठीक है, रागांग पद्धति किसने स्थापित की थी? तो पंडित वीएन भातखंडे, नारायण मोरेश्वर खरे, पंडित वीडी पलुस्कर, एनवी पटवर्धन। कौन किया था भैया बताइए? रागांग वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण किसने किया था? देखिए बिल्कुल गलत है, आप उस आंसर को मत देखिए अंजलि, आंसर मत देखिए वहां पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है सी नारायण मोरेश्वर खरे। ठीक है, इस प्रश्न पर जो भी स्टेट दिए हैं जिनमें ये प्रश्न आया है उस पर आप क्लेम कीजिए। क्या कीजिए? क्लेम। ठीक है, प्रमाण मिल जाएगा आपको, इस पर आप क्लेम करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न इन्होंने करेक्ट माना है वीएन भातखंडे। भातखंडे जी जो है कि रागांग पद्धति के प्रणेता नहीं है, उन्होंने स्थापित नहीं किया था, इन्होंने थाट पद्धति के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, तो नारायण मोरेश्वर खरे राइट आंसर है। 72 मेलकर्ता, 72 मेलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेंकटमखी, अहोबल, भातखंडे, शारंगदेव, जिसका समय प्रारंभ हो चुका है। चलिए बताइए, अभी ऊपर ही प्रश्न आया था। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वेंकटमखी। वेंकटमखी ने 72 चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ में जो है कि 72 मेलकर्ता सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए इनके ग्रंथ आपने जानते हैं, वेंकटमखी का ऊपर आपने बताया था चतुर्दंडी, चतुर्दंडी प्रकाशिका इनके ग्रंथ का नाम है, और अहोबल जो है वो संगीत पारिजात, संगीत पारिजात, भातखंडे जो है क्रमिक पुस्तक मालिका, क्रमिक पुस्तक मालिका, शारंगदेव संगीत रत्नाकर, और इनका जो है अभिनव राग मंजरी भी है, अभिनव राग मंजरी, मलक्ष संगीतम इत्यादि ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट, जो रचनाएं ताल में बधी न होकर केवल स्वरबद्ध हो उसे क्या कहते हैं भाई? चलिए निबद्ध गान, आलिप्त गान, अनिबद्ध गान, स्वर स्थान, क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। चलिए भाई फटाफट आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये आपका हो जाएगा जो ताल में न बंधी उस केवल स्वर में, तो वो आपका अनिबद्ध गान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबद्ध जो होता है आपका ताल और स्वर दोनों में बधी हुई होती है, उसको हम निबद्ध गान कहते हैं। यह आपका जो राइट आंसर है इसका अनिबद्ध गान सही है। रागों के स्वरों का विस्तार जिसमें राग के 10 लक्षणों का पालन होता है उसे क्या कहते हैं? यह भी हमने आपको बताया था, रूपकालाप, रागालाप, आलप्ति गान, स्वर स्थान। कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका रागालाप। रागालाप में जो है रागों के स्वरों के विस्तार का जिसमें 10 इसमें जो है कि 10 लक्षण का जो है कि पालन किया जाता है रागालाप में। ठीक है,
नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन रूपकालाप विधि है किसका? रूपकालाप, राग की, ताल की, तान की, आलाप की? बताइए फटाफट आप लोग बताइए। जो प्राचीन रूपकालाप विधि है वो किसकी है? आलाप की विधि है। ठीक है, किसकी? आलाप की। नेक्स्ट, प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कहा जाता है सन्यासी, आक्षिप्तिका, प्रबंध गायक, कलावंत? क्या कहा जाता है प्राचीन काल के ध्रुपद गायक कलाकारों को? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कहा जाता है सन्यासी, आक्षिप्तिका, प्रबंध गायक, कलावंत। तो ये आपका कलावंत होता है। ठीक है, कलावंत इज राइट आंसर। एक सफल, यहां नायक के लिए क्या आवश्यक है? यहां पे गायक है, ऐसे व्यक्ति को संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति को संगीत एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान आवश्यक है। इसमें इनमें से कोई नहीं। इसका समय प्रारंभ होता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड इज राइट आंसर। ऐसे व्यक्ति को संगीत एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आलक्ति गान किस श्रेणी में आता है? गीति गान, निबद्ध गान, अनिबद्ध, गांधर्व गान? किस में आता है भैया? आलक्ति जो गान होता है वो किस में आता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है आपका अनिबद्ध गान में। ठीक है, आलक्ति गान किस श्रेणी में आता है? अनिबद्ध गान के अंतर्गत आपका आता है। ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल खां किस शहर के कलाकार थे? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी? कहां के थे गुलाम रसूल खां साहब? जो ग्वालियर घराने के संस्थापक थे गुलाम रसूल खां साहब, वो कहां के थे, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ये आपके लखनऊ के थे। गुलाम रसूल कहां के थे? लखनऊ के थे। ठीक है, लेकिन इनका घराना क्या था? ग्वालियर घराने के संस्थापक माने जाते हैं गुलाम रसूल खां साहब। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? महर्षि भरत, मानसिंह तोमर, तानसेन, अमीर खुसरो? किसको माना जाता है? चलिए बताइए। देखिए ध्रुपद के आविष्कारक जो माने जाते हैं राजा मानसिंह तोमर माने जाते हैं। राजा मानसिंह तोमर जो है ध्रुपद के आविष्कारक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, मध्य ख्याल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए क्योंकि सब क्वेश्चन हमको करा देना है आज। इसका कल सुबह जो है हम 10 बजे कराएंगे शिफ्ट 2 वाला। ठीक है, जो प्रश्न रहा उसका जवाब दीजिए। इसको जो कहते हैं आपका बड़ा ख्याल कहा जाता है। क्या कहते हैं? बड़ा ख्याल। ठीक है, विलंबित लय में। अगर यहीं पे होता द्रुत लय में गाए जाने वाले लय को क्या कहते हैं? छोटा ख्याल। मध्य लय या द्रुत लय छोटा ख्याल हो जाता। ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है भाई? ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग? 3 ताल, 4 ताल, दीपचंदी, दादरा? बताइए ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है? चलिए बताएं आप लोग। सुजाता, अंजलि, पूजा, सीमा, अमित, नेहा, कंचन, प्रिंस? फटाफट आप लोग बोलिए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? ध्रुपद के साथ आपका 4 ताल बजता है। ठीक है, ध्रुपद के साथ आप जानते हैं कि पखावज की संगत की जाती है। ठीक है, पखावज वाद्य बजता है और पखावज पर बजने वाला ताल कौन सा है? यहाँ पे 4 ताल है। 3 ताल, दीपचंदी, दादरा, ये सब आपके पखावज पर नहीं बजते हैं। ठीक है, 3 ताल आपका ख्याल गायन के साथ बजता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ध्रुपद के सेनिया वाणी के संबंध किससे है? बैजू, ब्रजचंद, तानसेन, कुंभन दास? चलिए बताइए किससे है? ध्रुपद का जो सेनिया वाणी है सर 11 वाला आंसर की नहीं आया, अभी नहीं आया है, वो आगे आएगा। वो भी 2 शिफ्ट में हुआ, वो भी दोनों शिफ्ट का मैं करा दूंगा। चलिए देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है भाई वो है तानसेन जी हैं।
आप लोग कुंभन दास कहाँ जा रहे हैं? कुंभन दास से कौन सा भैया ध्रुपद की वाणी, चारों वाड़ियां जो है वो कहाँ हुआ है? वो तो तानसेन से, जो सेनिया घराने, सेनिया वाड़ी जो है आपका किससे संबंधित है? वो है आपका तानसेन से संबंधित है, ध्रुपद की वाड़ी का संबंध। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, धमार जो है, धमार के शब्द किस भाषा में निबद्ध होते हैं? पंजाबी, खड़ी हिंदी, ब्रजभाषा, सिंधी। ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं, इतने सिंपल सिंपल सारे प्रश्न आपको पढ़ाए जा चुके थे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो बिहार स्टेट वालों को नहीं पढ़ाया गया था, सबको पढ़ाया गया था। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ब्रजभाषा। जो आपका धमार जो है वो किस भाषा का शब्द है? ब्रजभाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, ठुमरी में निम्नांकित में से किसका प्रयोग नहीं होता? बोल, तान, पलटा, नोम, तोम, आलाप, मुर्की। कौन सा किसका प्रयोग नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, ठुमरी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए। देखिए इसमें जो होगा आपका नोम तोम का आलाप नहीं होता है भाई ठुमरी में। ठुमरी में नोम तोम का आलाप नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक प्रश्न आया है कि ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया जाए? नाष्टी, वंशी, गाज, भांड। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम? जब हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको ये जिक्र आया हुआ था। ठीक है, ये जिक्र आपको मिला हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नाष्टी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, लेकिन इन्होंने सही माना है नाष्टी। ठीक है, ये आपका क्या होता है? नाड़ी होता है, वो नाड़ी सुशिर वाद्य होता है एक, वो होता है, लेकिन यहाँ पे वो मिसप्रिंटेड है, नाष्टी हो गया है। ठीक है, नाड़ी आपको एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को कहा जाता है, नाड़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उदात अनुदात स्वरित स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, भरत काल, यजुर्वेद। कौन सा काल था जिसमें जो है कि उदात अनुदात और स्वरित के नाम पाए जाते हैं? क्या बात है भाई, बाकी सबको मॉक टेस्ट नहीं देना है क्या? बहुत कम संख्या है आप लोगों की। चलिए बोलिए, फटाफट बोलिए भाई। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका मिलता है, जो मंत्रोच्चारण होता था वो किस स्वर में होता था? उदात अनुदात स्वरित में ही होता था। ये भी एनसीईआरटी में हमने आपको बताया था, सामवेद में नहीं होता है। आप प्रश्नों पे मत जाइए, आपको जब एनसीईआरटी में पढ़ा रहा था पहला चैप्टर में ही आपको ऊपर बताया था ऋग्वेद में जो है कि ये उदात अनुदात स्वरित का जो है कि प्रयोग इसी के द्वारा मंत्रोच्चारण जो है कि किया जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सामगान में प्रयुक्त स्वरित स्वरों के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन सा स्वरित के अंतर्गत आता है? सामा प, सारे ग, साधा प, निधा प। तो इसमें आपका सामा प आपको मैं बताया, ये भी एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे 11 में भी पढ़ाया हूं, 12 में भी पढ़ा रहा हूं, ये चीजें आ रही हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। ठीक है, तो स्वरित में चार स्वरों की, चार श्रुति का जो भी स्वर होता है, कितने श्रुति के? 4 श्रुति के स्वर, अर्थात सामप्य जो होंगे वही आपका स्वरित के अंतर्गत आता है। साम गान में कितने गायक होते हैं भैया? 5 3 2 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? साम गान में कितने गायक होते हैं? चलिए चलिए बताइए, सामगान में 3 कौन कौन से भाई अभी आएगा? ये 3 होते हैं सामगान में, गायक के 3 प्रकार होते हैं, 3 गायक होते हैं। कमेंट में आप लोग बता दीजिए कौन कौन? प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। वेरी गुड सुजाता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, यही 3 गायक जो होते हैं। लिख देता हूं भाई, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, यही 3 गायक होते हैं शाम के प्रमुख।
ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न मात्राओं के विविध समूह जिससे संगीत के काल प्रमाण को आंका जाता है कहते हैं क्या? तान लय ताल लक्षण। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट आप लोग बताइए। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका है ताल। मतलब विभिन्न मात्राओं के विविध समूह जिससे संगीत के काल प्रमाण को आंका जाता उसे कहते हैं ताल। ठीक है। टप्पा गायन शैली किस रस की प्रधानता रहती है? वीर, भक्ति, करुण, श्रृंगार। तो जो टप्पा गायन शैली में होता है आपका श्रृंगार रस होता है। ठीक है। कौन सा? श्रृंगार रस होता है टप्पा गायन शैली के अंतर्गत। क्लियर? नेक्स्ट, वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता है? उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता। तो उद्गाता जो होता है ये सामगान का प्रमुख होता है। यही तीनों हैं, यही तीनों सामगान के तीन गायक हैं। सामगान के तीन गायक के तीन भेद यही है, उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। क्लियर? तो उद्गाता जो होता है वो सामगान का मुख्य गायक माना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी संगीत में जो है थाट को किस नाम से पुकारा जाता है? दक्षिणी संगीत में थाट को किस नाम से पुकारा जाता है? राग, मेल, रागनी, स्वर। आप लोगों को पता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊं, ऐसा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप लोगों को नहीं बताया गया है, जो नहीं पढ़ाया गया है। वो आपका है मेल। क्या कहते हैं? मेल कहा जाता है। ठीक है। तो अभी तक केवल 2 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर क्लेम कर सकते हैं। प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इन भागों को क्या कहते हैं? लय, तान, मात्रा, विभाग। चलिए, तो इसको जो आपको कहते हैं प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना में कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसको आप कहते हो विभाग कहा जाता है। विभागों के द्वारा जो है विभक्त किया जाता है। क्लियर? वेरी गुड सुजाता, सीमा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वह संपदी ताल जो केवल विलंबित लय में बजाई जाती है? झपताल, चौताल, तीन ताल, तिलवाड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका तिलवाड़ा। केवल विलंबित लय में बजाई जाती है संपदी ताल। संपदी ताल का मतलब जिसके प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्रा होती हैं। इसमें से ये तीनों ताले जो हैं आपके, चौताल, तीन ताल, तिलवाड़ा, ये सभी संपदी ताल हैं। संपदी ताल। ठीक है। और झप ताल जो है ये आपका कौन सा? अर्ध संपदी है, अर्ध संपदी ताल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 16 मात्राओं का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं, कौन सा है? तिलवाड़ा, त्रिताल, टप्पा, झपताल। तो कौन सा है 16 मात्रिक ताल जिसमें केवल जो है विलंबित ख्याल ही गाया जाता है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ताल जो है उसमें जो है कि केवल विलंबित ख्याल ही गाया जाता है और ये 16 मात्रिक ताल है। नेक्स्ट, पुरंदरदास की रचना किस भाषा में होती है? तो इनकी जो भाषा होती है वो कन्नड़ भाषा है। ठीक है। कन्नड़ भाषा में ये अपनी रचना को लिखते हैं। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो पुरंदरदास की रचना किस भाषा में होती है? कन्नड़। ये पिछली बार भी पूछा गया था बिहार स्टेट में। ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटकी संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी संगीत पद्धति, उत्तरी संगीत पद्धति, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, भारतीय संगीत पद्धति। तो आप लोग जानते हो कर्नाटकी संगीत जो है आपका दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस संगीत पद्धति के नाम से? दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कांड। चलिए, कर्नाटकी संगीत में, वेरी गुड सुजाता, आप लोग जवाब भी देते चलिए भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ऐसा स्वर जिसका प्रयोग
राग में बार बार किया जाता है? वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी। कौन सा स्वर होता है भैया जिसका राग में जो है कि बार बार प्रयोग किया जाए? उस स्वर का नाम क्या है? चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सुजाता, सीमा, नेहा, कंचन, प्रिंस, विनोद कुमार उपाध्याय। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका वादी स्वर। ठीक है, ये आपका वादी स्वर है। जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वरों से अधिक प्रयोग होती है उसे कहते हैं वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी। उसको क्या कहते हैं? अगर जो है कि वादी की अपेक्षा कम प्रयोग हो, ठीक है, और अन्य स्वरों की अपेक्षा ज्यादा प्रयोग हो, तो उसको क्या कहोगे आप? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका अनुवादी। वेरी गुड, बहुत अच्छे सुजाता। इसका जो है आपका राइट आंसर है संवादी। वादी, संवादी, अनुवादी से भी ज्यादा जो स्वर होते हैं, अनुवादी से अधिक प्रयोग किया जाता है संवादी, और वादी से कम प्रयोग होता है संवादी का। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। जो राग रात और दिन की संधि की बेला में गाए जाते हुए उसको क्या कहते हैं? प्रमेल, प्रवेशक राग, संधि प्रकाश, जन्य राग, पूर्व राग। कौन सा राग कहा जाता है भाई जो रात्रि और दिन के संधि बेला में जो राग गाए जाए उनको क्या कहते हैं? चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका संधि प्रकाश राग। ठीक है, संधि प्रकाश राग इज राइट आंसर। संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द है नियाज, ख्याल, रियाज, अंदाज। चलिए बताइए कौन सा उर्दू का शब्द है ये? अभ्यास के लिए समानार्थी शब्द आपको बताना है उर्दू का। चलिए फटाफट आप लोग बताइए भाई। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका रियाज। क्या है? रियाज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है लग्गी क्या है? बाज है, तबले के बोलों का समूह है, दंड है, या प्रबंध प्रकार है? क्या है लग्गी? लग्गी क्या है ये आपको बताना है। बोलिए भाई। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका तबले के बोलों का समूह है। ठीक है, लग्गी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है विश्व दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा के लिए किस चिन्ह का प्लस, जीरो, डैश, क्रॉस, गुणे का चिन्ह? चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग बताइए कि विश्व दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह। देखिए आधी मात्रा का जो चिन्ह होता है वो आपका जीरो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जीरो से। ठीक है, जैसे आप अगर धागे, ये आपका क्या है? आधी मात्रा। अगर इसे विशुद्ध दिगंबर पुरस्कार में लिखना है तो धा इस तरीके से लिखेंगे, गे आप गे के नीचे भी जीरो लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? पैसा रेग, जिसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए बताइए राग भूपाली का वादी स्वर आपको बताना है भाई। और इसके साथ साथ थाट बता दीजिए। राग भूपाली का थाट आप लोग जानते हैं, कल्याण थाट का राग है ये, कल्याण का। जाति इसका है औड़व। वर्जित स्वर जो है, वर्जित स्वर जो है आपका मनी वर्जित है। ठीक है, तो इसका जो है वादी स्वर क्या है? गांधार। गांधार वादी स्वर है। और संवादी स्वर इसका क्या है? संवादी स्वर। संवादी स्वर इसका धैवत है। ठीक है, मनी वर्जित स्वर है और आपका संवादी स्वर धैवत। गांधार जो है आपका, और औड़व जाति का राग गांधार जो है वादी स्वर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है घन वाद्य में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं? तबला, घंटा, तानपुरा, शहनाई।
चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? घन वाद्यों के अंतर्गत कौन सा वाद्य आता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए भाई। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका घंटा है। ठीक है, घंटा। तबला क्या है? अवनद्ध वाद्य है। तानपुरा तत्वाद्य है। शहनाई सुशीर वर्ग का वाद्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से तत्वाद्य कौन सा है? हारमोनियम, डमरू, झाल, वीणा। तत्वाद्य आपको बताना है कि कौन सा है। हारमोनियम है, डमरू है, झाल है, वीणा है, कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका वीणा है। अब हारमोनियम जो है सुशीर, डमरू जो है आपका अवनद्ध, झाल जो है ये आपका घन है। ठीक है, और वीणा आपका तत्वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट, तानपुरे में कितने तार होते हैं? 5 4 3 2। आप लोग सभी लोग जानते हैं तानपुरे में 4 तार होता है। ठीक है, ये राइट आंसर है 4। तानपुरे से उत्पन्न नाद जिससे तानपुरे के तार को मिलाया जाता है क्या कहलाते हैं? कौन सा नाद कहलाता है? मूल नाद, सहायक, आहत नाद, अनाहत नाद। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तानपुरे से उत्पन्न नाद जिनसे तानपुरे के तारों को मिलाया जाता है उस नाद को क्या कहते हैं? देखिए उस नाद को कहते हैं आप मूल नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल नाद। क्लियर, मूल नाद कहा जाता है उसको। वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बचते हैं किस श्रेणी के वाद्य आते हैं? तत्, वितत, घन, धन, घन। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये थोड़ा फंसाऊ प्रश्न है, ये बहुत सारे लोग गलत करके आए होंगे। हमें जहां तक लगता है कि वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने पर बजाते हैं। भाई अकॉर्डिंग टू विकल्प दीजिए आरती। आरती, तत्, वितत, धन और घन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है वितत वाद्य। प्राचीन काल, मध्यकाल और प्राचीन काल में आपको हमने पढ़ाया था कि वितत शब्द जो है अवनद्ध वाद्यों के लिए भी प्रयोग किया गया है। अब आज नहीं प्रयोग होता है, लेकिन प्राचीन और मध्यकाल में वितत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ धन जो मिसप्रिंटेड समझ रहे वो मिसप्रिंटेड है नहीं, वितत यहाँ राइट है और इन्होंने राइट माना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, तबला, बांसुरी, सितार, नाल। क्या बजाते थे पंडित रविशंकर जी? चलिए जवाब दीजिए। देखिए पंडित रविशंकर जी जो बजाते थे वो सितार बजाते थे। ठीक है, सितार वाद्य बजाया जाता है। अली अकबर खां के वंशज विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खां किस वाद्य के वादक थे? रबाब, वीणा, सरोद, सितार। चलिए बताइए। और ये चारों वाद्य, ये जो चारों वाद्य हैं ये आपके तत्वर्ग के वाद्य हैं। किसके? तत्वर्ग के। और अमजद अली खां कौन सा वाद्य बजाते थे भाई? अमजद अली खां साहब जो बजाते थे वो सरोद बजाते थे। ठीक है, सरोद वाद्य अमजद अली खां साहब बजाते थे। नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 5 7 8 9। ये बेहतरीन प्रश्न है, कि फंसाने वाला प्रश्न दिया गया है ये कि पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है 8। क्या है? 8। 8 एक सप्तक में जो है कि 8 स्वर जो है कि प्रयोग किए जाते हैं पाश्चात्य में। पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों का मधुरता के साथ प्रयोग को क्या कहते हैं? मेलोडी, हार्मनी, नोट्स, बीट्स। क्या कहा जाता है भाई? पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों का मधुरता के साथ प्रयोग को कहा जाता है क्या? मेलोडी, हार्मनी, नोट्स, बीट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हार्मनी कहा जाता है। मेलोडी आपका उत्तर भारतीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हार्मनी जो है पाश्चात्य में। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वरों को कहते हैं क्या? फ्लैट नोट, शार्प नोट, टाइम सिग्नेचर, स्टॉप नोटेशन। क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए।
पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वरों को कहते हैं, तीव्र स्वरों को कहा जाता है शार्प नोट्स। ठीक है, तीव्र स्वर शार्प नोट्स होता है। स्वरों के पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्रों को आकर्षित करने वाली स्वर रचना को क्या कहते हैं? हार्मनी, मेलोडी, मेल, थाट। क्या कहा जाता है भाई? स्वरों के पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्र को आकर्षित करने वाली स्वर रचना को क्या कहते हैं? हार्मनी, मेलोडी, मेल, थाट। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका मेलोडी है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका मेलोडी होगा। जब दो या दो से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर को क्या कहेंगे? चलिए उस स्वर को क्या कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर को क्या कहेंगे? हार्मनी, धुन, थाट, सरगम। क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हार्मनी होगा। ठीक है, हार्मनी कहलाएगा। नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? टोन, सेमीटोन, हाफ टोन, शार्प। चलिए बताइए क्या कहेंगे? पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को कहा जाएगा क्या भैया? क्या कहोगे आप लोग? चलिए देखिए इसका राइट आंसर है आपका सेमीटोन कहा जाता है, क्योंकि दो सेमीटोन मिलके एक टोन का निर्माण करते हैं। जो सबसे छोटी दूरी होगी वो आपका सेमीटोन होगा। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रिय वाद्य कौन सा था? इनका प्रिय वाद्य कौन सा था? गिटार, बांसुरी, वायलिन, पियानो। चलिए बोलिए भाई। देख बताइए फटाफट इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए भाई, क्या होगा राइट आंसर इसका? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका वायलिन। इनका जो है जो प्रिय वाद्य बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन, वो वायलिन बजाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित विशुद्ध दिगंबर पलुस्कर की रचना निम्न में से कौन सी है? संगीत बालबोध, संगीत रत्नावली, संगीत दर्पण, संगीत सार। कौन सी रचना जो है विशुद्ध दिगंबर पलुस्कर का है? ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है। सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो संगीत बालबोध। संगीत बालबोध जो है कि पंडित विशुद्ध दिगंबर पलुस्कर की रचना है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म कहां हुआ था? बड़ौदा, उत्तर प्रदेश, आगरा, पंजाब। कहां हुआ था पंडित विशुद्ध दिगंबर पलुस्कर का जन्म? थोड़ा तेज दीजिए आप लोग जवाब, क्योंकि सब वो प्रश्न करा दें आप लोगों को। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका बड़ौदा है। कहां पे? बड़ौदा में हुआ था इनका जन्म। अलाउद्दीन खान साहब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, सरोद, मृदंगम, पखावज। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए कि अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे भैया? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सरोद। अलाउद्दीन खान साहब सरोद बजाते थे। अब ये आपका किस वर्ग का वाद्य है? तत्वर्ग का वाद्य है। तबला, अवनद, और ये दोनों आपका अवनद। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, हिंदुस्तानी संगीत के वह प्रवर्तक कौन थे जिसके द्वारा स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार संगीत घरानों के कैदखानों से मुक्त कराकर आम जनता के बीच उपस्थित किया गया था? भातखंडे जी, तानरस, बुंदू खां, रविंद्रलाल।
चलिए, ये भी आपको जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो इस चीज का जिक्र आया हुआ था। तो ये सोचिए कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो किसी की क्लास लेने की जरूरत नहीं है आपको बिहार स्टेट के लिए, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। चलिए देखिए, भातखंडे जी, भातखंडे जी इज राइट आंसर। उस विश्वविख्यात गायक कलाकार का नाम बताएं जिसमें गुण के लिए, संगीत गुण के लिए संगीत सम्राट, संगीत मार्तंड, पद्मश्री आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। कौन है वो? अनंत मनोहर जोशी, ओमकार नाथ ठाकुर, बलवंत राय बुआ, बलवंत राव लालजी बुआ। कौन है भैया ऐसे कलाकार जिनको जो है कि संगीत गुण के लिए संगीत सम्राट, संगीत मार्तंड, पद्मश्री इत्यादि जो है बताया गया, नाम दिया गया है? तो ये है आपके ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, चलिए, भातखंडे जी का उपनाम क्या है? सुररंग, भनरंग, चतुरंग, चतुरपंडित, सदारंग। क्या नाम है भातखंडे का उपनाम? भातखंडे जी का उपनाम क्या है भैया? चलिए देखिए, इसका राइट आंसर है आपका चतुरपंडित। इनको जो है कि चतुरपंडित कहा जाता है, इनको मंजरीकार भी कहा जाता है। ठीक है, चतुरपंडित, मंजरीकार भातखंडे जी का उपनाम है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहां हुआ था? 24 जून 1937 मुंबई, 24 जून 1897 को गुजरात, 24 जून 1937 को राजस्थान, 24 जून 1937 को महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या है? चलिए बताइए भाई। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी इज राइट सेकेंड। 24 जून 1897 को कहां हुआ था? गुजरात के बड़ौदा, बड़ौदा रियासत के जो है कि जहाज नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल। ये तो विश्व विख्यात प्रश्न है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी का गलत है फिर वो पढ़ाई में जीरो। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 13वीं शताब्दी। ये आपका 13वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है संगीत रत्नाकर का रचना काल। ग्रंथ बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? 7, 8, 9, 10, जिसका समय प्रारंभ हो चुका है अब। चलिए बताइए, बृहदेशी में अध्यायों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। चलिए, आपको ये भी बताया हूं, जब बृहदेशी पढ़ा रहा था तो बताया हूं, अगर नहीं याद है तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। फिर बृहदेशी में 8 अध्याय हैं। टोटल कितने हैं? 8 अध्याय बृहदेशी में। ठीक है, सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? बेहद सिंपल प्रश्न भाई, बेहद सिंपल। ये तो आप लोगों की जबान पर रटा हुआ होना चाहिए कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय होते हैं। बस पलट दिया प्रश्न को, थोड़ा ऐसे चाहे करो चाहे ऐसे ही करो। सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? टोटल अध्यायों की संख्या जो है 7 है। 7 अध्याय। स्वराध्याय, रागा, प्रकीर्णा, प्रबंधा, वाद्या, नर्तना, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट, राग तरंगड़ी ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? कोहल, सारंगदेव, लोचन, मतंग मुनि। चलिए बताइए, इसका देखिए राइट आंसर है लोचन। लोचन कृत जो ग्रंथ है आपका वो है राग तरंगड़ी। चलिए, मतंग रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसके 8 अध्याय में संगीत, ताल तथा वाद्यों की चर्चा है? गंधर्व शास्त्र, नारदी शिक्षा, बृहदेशी, हस्ताभिनय। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा है, कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, बेहतर प्रश्न है। मतंग रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसके 8 अध्यायों में संगीत, ताल तथा वाद्यों की चर्चा है? इसका राइट आंसर है बृहदेशी। ठीक है, बृहदेशी। ताल प्रकाश के लेखक, ये पिछली बार भी पूछा गया था, भगवत शरण शर्मा जी हैं। ठीक है, और बाकी ये सभी जो है क्या है? शांता प्रसाद मिश्र जी बनारस घराने तबला वादक है, भगवत शरण शर्मा तबला वादक है, आनंदो चटर्जी तबला वादक है, अरुण सेन जो है कि शास्त्रकार भी रह चुके हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, दरबारी कान्हड़ा की राग की किस उत्पत्ति किस थाट से हुई? कल्याण थाट, तोड़ी, काफी, आसावरी। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दरबारी कानड़ा जो है आपका आसावरी थाट का है। किसका है भैया? आसावरी का। क्लियर? किसी को कोई डाउट किसी भी प्रश्न पे? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है? गांधार, ऋषभ, मध्यम, षडज। बताइए राग मालकौंस का वादी स्वर जो है इसका मध्यम है आपका, और संवादी क्या है इसका? संवादी षडज है। ठीक है। थाट क्या है इस राग का? भैरवी। जाति क्या है? औड़व। वर्जित स्वर क्या है? वर्जित स्वर जो है रेपा है। वर्जित स्वर जो है रेपा है। और गायन समय इसका? गायन समय मध्यरात्रि। ठीक है। नेक्स्ट शुद्ध कल्याण राग का संवादी स्वर क्या है? ग, ध, नि, म। कौन सा है? बताइए भाई। शुद्ध कल्याण राग का संवादी स्वर ग, ध, नि, म कौन सा राग है? कौन सा इसका संवादी स्वर है? तो संवादी देखिए इसका आपका दैवत है शुद्ध कल्याण का, और ये आपका कल्याण थाट का राग है। किसका? कल्याण थाट का शुद्ध कल्याण। और इसका वादी स्वर क्या है? वादी स्वर गांधार है। गध है इसका वादी संवादी होता है। और जाति इस राग का जाति औड़ो साड़ो होता है। औड़ो साड़ो। वर्जित स्वर, अगर हम वर्जित स्वर आरोह में देखें, वर्जित स्वर आरोह में वर्जित स्वर जो है कि मनी है, और अवरोह में केवल मध्यम स्वर वर्जित है। ठीक है। नेक्स्ट राग देसी कौन से थाट से उत्पन्न माने गए हैं? काफी, भैरवी, आसावरी, खमाज। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राग देसी जो है वो किस थाट से माना गया है? चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आसावरी। ठीक है। राग देसी आसावरी इसका जो है थाट हो गया। जाति क्या है? षाड़ो संपूर्ण। षाड़ो संपूर्ण जाति है। इसमें आरोह में वर्जित स्वर गांधार होता है। ठीक है। वादी स्वर क्या है? वादी स्वर देसी का पंचम है, और संवादी स्वर जो है ऋषभ है। ठीक है। और गायन समय दिन के सेकंड प्रहर जो है कि आपका राग देसी गाया जाता है। गौड़ सारंग किस थाट का राग है? कल्याण, बिलावल, पूर्वी, तोड़ी। किसका है? गौड़ सारंग जो है वेरी गुड, कल्याण का है। ठीक है। कल्याण का गौड़ सारंग। जाति क्या है इसकी? इस राग की जाति वक्र संपूर्ण है। क्या है? वक्र संपूर्ण। और वादी स्वर गांधार, संवादी स्वर धैवत। गायन समय क्या है? मध्यान्ह में यह राग जो है कि गाया जाता है। राग भैरव का गायन समय क्या है भाई? राग भैरव का गायन समय, राग भैरव आप लोग ये तो विश्व प्रसिद्ध है। कोई आंख बंद करके भी लगाएगा तो प्रातःकाल लगाएगा तो बिल्कुल सही है, प्रातःकाल। ठीक है। प्रातःकाल गाया जाता है। क्लियर? और इसकी जाति क्या है? राग भैरव की जाति संपूर्ण जाति का राग है। वादी स्वर क्या है? धैवत।
संवादी क्या है इसका? ऋषभ। धैर्य, धैर्य इसका वादी संवादी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राग पूरिया धनाश्री का गायन समय क्या है? कब गाया जाता है राग पूरिया धनाश्री भाई? और यह किस थाट का राग है यह भी आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है पूरिया धनाश्री जो है कि वो आपका सायंकाल, ठीक है, संध्या काल गाया जाने वाला राग है। और ये पूरिया धनाश्री थाट क्या है इसका? पूर्वी थाट का राग है, पूर्वी थाट। ठीक है, और जाति जो है इसकी संपूर्ण जाति का राग है पूरिया धनाश्री। और इसका वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर जो होता है मध्य तारसा होता है। और गायन समय जो है, गायन समय दिन का चतुर्थ प्रहर, दिन का फोर्थ प्रहर में गाया जाता है यह राग। क्लियर? नेक्स्ट, झपताल में कितने झपताल में खाली कितने मात्राओं पर पढ़ते हैं? 5, 6, 7, 8। चलिए फटाफट आप लोग बताइए भाई, फटाफट बताइए झपताल में खाली किस पर आता है? वेरी गुड, सीमा, सुजीत, सुजाता, कंचन। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हो क्या भाई? चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका छठी मात्रा पर। आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका है 2, 3, 2, 3 गुड़े 2, 0 किस मात्रे पे आ रहा है? छठी मात्रा पे। तीसरी ताली और ये पहला, तो छठी मात्रा पर आपका ताली धिन्ना दिन धिन्ना तिन्ना दिन धिन्ना, यही है। चार ताल किस गायन शैली के साथ बजाए जाते हैं? तो चार ताल ऊपर आया हुआ था, ध्रुपद गायन शैली के साथ जो है कि आपका चार ताल बजता है। किसके साथ? ध्रुपद। मात्रा कितनी होती है इसमें? मात्रा आपकी 12, विभाग इसमें होता है आपका 6, ताली होती है चार ताल में 4 और खाली होती है चार ताल में 2। जाति किस जाति क्या होती है? चतुर्थ जाति होती है, चतुरस्र। और संपदी ताल है ये, संपदी। और सभी विभाग में 2-2 मात्रा। छंद रूप जो होता है ये इसका छंद रूप है, ये क्या है? छंद रूप। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट भाई? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 390, 90वां प्रश्न। 10 प्रश्न और बचा है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं? बेहद सरल। चलिए बताइए, मात्रा हो गया, मात्रा आप बताएंगे। विभाग, विभाग देखिए 2 होता है। ताली कितनी होती है? 1। खाली कितनी होती है? 1। तो किस मात्रा पर? पहली मात्रा पर ताली और 5वीं मात्रा पर खाली, 5वीं मात्रा पर। ठीक है, जाति चतुरस, 4-4 का छंद रूप। और इसकी जो है, चलिए देखिए इसमें मात्रा होती है 8, कहरवा ताल में 8 मात्रा। नेक्स्ट, जप ताल तथा सूल ताल में कितनी मात्रा होती है? तो जप ताल और सूल ताल पूछ रहा है। तो चलिए जप ताल ऊपर हमने आपको बता ही दिया था। सूल ताल, जप ताल और सूल ताल में 10 मात्रा होती है। यहां पे ये गलत आंसर दिया हुआ है, इस पे क्लेम करना है, क्लेम। ठीक है, इस प्रश्न पर आप क्लेम कीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। जिन लोगों ने 10 मारा है उसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चौताल में कितनी मात्रा होती है? बेहद सिंपल। चौताल मतलब 4 ताल ऊपर आ चुका है ये प्रश्न, 12 मात्रा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड है। तो चौताल में कितनी मात्रा होती है भाई? 12 मात्रा होती है आपकी। नेक्स्ट, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? ऊपर हमने 4 ताल बताया था। चलिए बताइए मात्रा, इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 12। ताली कितने होते हैं? 4। खाली कितने होते हैं? 2।
6 विभाग होता है, जाति, चतुरस, ठीक है, चतुर्थ जाति, छंद रूप, छंद रूप जो है 2 2 2 2 2 2 का है, और ये है संपदी, संपदी ताल है, ठीक है। नेक्स्ट, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति स्वरलिपियों को कितने विभागों में विभाजित किया गया? 7 6 8 4। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए भाई। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है लास्ट में पूछिएगा, 4। देखिए, यहां पे स्वरलिपि पद्धतियों का नाम पूछ रहा है, कितनी स्वरलिपि पद्धतियां हैं, विभाग कर दिया। स्वरलिपि पद्धति च्यू, स्टॉप नोटेशन, ये जो आपको 4 पद्धतियां बताई गई हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, च्यू स्वरलिपि पद्धति का नामकरण किस गणितज्ञ के आधार पर हुआ? आर्यभट्ट, च्यू, श्रीनिवास, यूक्लिड। तो आपको बताया ही था, च्यू जो है च्यू के नाम पर हुआ था। सिंपल सा प्रश्न है, सीधा सीधा आपको आंसर में दिख रहा है। कदरी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 396, मतलब 96, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, खटाक से करके खत्म करेंगे। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कजरी लोक संगीत संबंधित है। राजकुमार मलिक का संबंध है ध्रुपद, दरभंगा, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97, राजकुमार मलिक। अब देखिए, राजकुमार कोई मलिक कलाकार नहीं, राम चतुर मलिक हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इज राइट। इनमें से किसी से संबंध नहीं है, क्योंकि वो राम चतुर मलिक थे, ये राजकुमार मलिक हैं। तो राजकुमार मलिक जो है कि है नहीं है भाई, दरभंगा में राजकुमार मलिक है कोई? बताइए, जो जो आपके ध्रुपद से हो, दरभंगा से हो, पद्मश्री से सम्मानित हो, इनमें से कोई नहीं। राजकुमार मलिक का संबंध इनमें से कोई से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वी गीत का जनक किसको कहा जाता है? महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, विंध्यवासिनी देवी, बिस्मिल्लाह खां। चलिए, बहुत बेहतर प्रश्न है भाई ये सब। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी गीत के जनक, पूर्वी गीत के जनक आप लोग जानते हैं कौन है? महेंद्र मिश्रा हैं, महेंद्र मिश्रा, ठीक है। इन्होंने पूर्वी गीत के जनक माना जाता है इनको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था? बिहार, बंगाल, बनारस, पंजाब। चलिए, भिखारी ठाकुर नहीं है सुजाता, महेंद्र मिसिर हैं, महेंद्र मिसिर पूर्वी गीत के जनक माने जाते हैं ये, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। बिस्मिल्लाह खां साहब का जो जन्म हुआ है वो बिहार में हुआ है। आखिरी प्रश्न, 100वां प्रश्न है आपका, सुरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है? पाश्चात्य, दक्षिणात्य, पूर्वांचलीय, उत्तरी। कौन सा, कहां का वाद्य यंत्र है ये सुरबीन? आपको ये बताना है। चलिए, ये टोटल आपके 100 प्रश्न खत्म यहीं पे। तो कितने कितने प्रश्न आपके सही हुए, जरूर इस पर आप लोग कमेंट दीजिएगा, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका पाश्चात्य, ठीक है। सॉरी, सुरबीन पाश्चात्य का नहीं है भाई, सुरबीन आपका दक्षिणात्य वाद्य है, दक्षिण का, कर्नाटक संगीत का यह वाद्य माना जाता है आपका सुरबीन। क्लियर? देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये आपके इसलिए मैंने कराया कि अगर यदि इससे जैसा प्रश्न आपको फंस सके तो आप जो है कि ध्यान रखिए कि आपको ये प्रश्न कराया गया, हो सकता है 1-2 प्रश्न यहां से पूछे जा सके आपकी बीपीएससी में, इसलिए मैंने कराया। 95 100 में से, वेरी गुड। तो कितने लोग हैं जो स्टेट क्लियर किए कर रहे हैं भाई? कितने लोग हैं? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 100 प्रश्न खत्म होता है, ठीक है। तो कल हम इसका जो है पार्ट सेकंड, जो आपका शिफ्ट सेकंड का है, उसको हम कराएंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का जो आपका
क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पेपर है, उसको हम सुबह कराएंगे या शाम को ही हम कराएंगे सेकंड शिफ्ट वाला। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग मिला लीजिए, जो 2 प्रश्न पर क्लेम करना है उसका प्रमाण आपको हम दे देंगे। आप जो कि व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रमाण दे देंगे। जिनका वो दोनों प्रश्न सही है, गलत है, 10 अगर लगाए हैं, जो सही लगाए हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं। एक झपताल का एक और प्रश्न है जिस पर आप क्लेम कर सकते हो। इन दोनों प्रश्नों पर केवल इस बार बिहार स्टेट में 2 ही प्रश्न गलत है, 2 प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो भी क्लेम करें जरूर प्रमाण के साथ, प्रमाण अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप संपर्क करिए, हम प्रमाण दे देंगे, आप क्लेम कर दीजिए जिससे आपका 2 नंबर बढ़ जाए। तो आप जो है कि आप मेरिट में आप जो है कि स्टेट उत्तीर्ण कर जाएं, अगर 1-2 क्वेश्चन से आप रुक रहे हैं तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।